अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान में जो खिलाड़ी शामिल किए गए हैं इन पर सवाल उठ रहे हैं। ये मौजू हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। पाकिस्तान की अदालती तारीख एक अनोखे मोड़ पर आ गई है। इंसाफ करने वाले मुंसफ अब खुद इंसाफ को तलाश कर रहे हैं। इस मौजू पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिक्र होगा तहरीक इंसाफ का, जिसके सूबाई सदर ने अंदरूनी राजों से पर्दा उठाया है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म करने के बाद जारहाना मूड में आ गई है और तबले जंग बजा दिया। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने जिला मालाकंड में धुआंधार खिताब किया और दो टोक पैगाम दिया कि अगर इस बार लॉन्ग मार्च निकलेगा तो किसी से बात नहीं होगी। उन्होंने ये धमकी भी दी कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो शराय रेशम, पाक अफगान शाहराह, मोटरवे और जीटी रोड मुकम्मल बंद कर दी जाएगी। जुनैद अकबर ने हुकूमत को वार्निंग के साथ साथ पार्टी के अंदरूनी राजों से भी पर्दा उठाया और इतराफ किया कि पहले लॉन्ग मार्च के दौरान पीटीआई क़यादत और इदारों के दरमियान राब्ता था। मुझे खान ने किसी की डोर बजाने के लिए सूबाई सदर नहीं बनाया है। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस दफा लोग कहते हैं कि इस दफा और दूसरे लॉन्ग मार्च में फर्क किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पहली दफा ये दो दफा जब हम निकले तो हमारी क़यादत के इदारों के साथ राबिते होगी। जब मैं निकलूंगा तो रास्ते में किसी से राबिता नहीं करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब दो दफा हम निकले तो हमारी क़यादत आपकी हेलीकॉप्टर में थी। इस दफा मैं हेलीकॉप्टर पे नहीं चाहूंगा। मैं आपको जुनैद अकबर ने वज़ीर आला केपी से दूरी का भी एतराफ़ किया और कहा कि बानी चेयरमैन को कहा था मेरी जगह ऐसे बंदे को सूबे का सदर बनाएं जिसका अली अमीन गंडापुर के साथ ताल्लुक अच्छा हो। इससे पहले ये खबरें भी सामने आई कि अली अमीन गंडापुर को बगैर बताए पीटीआई केपी की सदारत से हटाया गया और ये भी बानी पीटीआई इनसे फासले बढ़ा रहे हैं। जुनैद अकबर ने पार्टी में करप्शन पर भी सवाल उठा दिया और कहा कि पीटीआई से पैसों के एवज ओहदे देने के कल्चर को खत्म करूंगा। उन्होंने तस्लीम किया कि जो लोग पार्टी के जलसों और एहतजाज पर करोड़ों रुपए लगाते हैं फिर वो कमाते भी हैं। जो इन्वेस्ट करता है फिर वो कमीशन भी लेता है। हमने इस कल्चर को खत्म करना है कि पैसे लगाकर कमाओ, अब ये नहीं चलेगा। जुनैद अकबर ने कहा कि मुझे कोई पीटीआई की सियासत ना सिखाए, मैं ग्रास रूट लेवल से आया हूँ। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि जिस दिन अपनी बात पर खड़ा ना हो सका उस दिन पीटीआई की सदारत छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी के एहतजाज के लिए किसी मुंतखब मेंबर को बंदे लाने का टारगेट भी नहीं दूंगा। जुनैद अकबर ने खबरदार किया कि 9 मई के बाद जिस तरह हमारे वर्कर्स को रुलाया गया ये बात कभी नहीं भूलूंगा। जब भी इख्तियार मिला इन सबको निशाने इबरत बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी धमकी दी और कहा कि अगर हमारी हुकूमत आई और आपके बच्चे ना रोए तो पीटीआई छोड़ दूंगा। और जब भी कुछ आया यकीन करें मैं मिसाल बना दूंगा। और ये मैं उस हुकूमत को भी बताता हूँ, मैं शहबाज शरीफ को भी बताता हूँ, अगर आज हमारे बच्चे रो रहे तो याद करो आपके बच्चे रोएंगे। और अगर खान साहब की हुकूमत में आपके बच्चे नहीं रोए तो मैं पहला बंदा होगा। सवाल यह है कि क्या पीटीआई के सूबाई सदर का सख्त बयान पार्टी पॉलिसी है और इस नए बयानिए को बानी की हिमायत हासिल है। सवाल यह भी है कि क्या जुनैद अकबर की क़यादत में पीटीआई ने नई सफबंदी कर ली है और 8 फरवरी को फिर कशीदगी का मैदान सजने को है। बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मोहतरमा शंदाना गुलजार साहिबा। शंदाना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बहुत हार्ड कोर स्टांस लिया है और लग ये रहा है कि अब पीछे नहीं हटेगी तहरीक इंसाफ, लेकिन यहां से यह भी नजर आ रहा है कि इससे पहले तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ मोल्स मौजूद थे जिन्होंने आपकी कॉज को नुकसान पहुंचाया। आपको लगता है कि जुनैद अकबर अब इमरान खान की पॉलिसी को टोक कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया अली हैदर साहब, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू अली हैदर साहब। देखिए, हर चीज दुनिया में एवोल्यूशन के साथ होती है। पिछले 2-2.5 साल से हमारी तमाम टीमें मुफाहमती एक उस पे थी, क्योंकि खान साहब पे गिला शिकवा ये उठा था। 9 मई का झूठ उन पे डाला गया, कितने कोई झूठ डाले गए, ढेरों केस उन पे डाले गए। कहा यह जाता था कि ही डजंट वांट द कंट्री टू प्रोग्रेस। तो जब इनको हमने अली अमीन दिया, एक ऐसा सूबाई वजीर जो हर चीज में इनके साथ गुजारा करता है, हर चीज में इनके साथ मुफाहमत कर रहा था, इस पे भी ये खुश नहीं थे। उन्होंने 26 नवंबर हमें उसका नतीजा दिया। 2 चीजें हैं जिसकी वजह से ये पोजीशन चेंज हुई। एक तो खुद अली अमीन ने खान साहब से रिक्वेस्ट की कि मैं और नहीं कर पा रहा हूँ, तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस वक्त पाकिस्तान एक इमरजेंसी में है। केपीके में तो ये इमरजेंसी है। आज आपने देख लिया
कि बलूचिस्तान में कितने एफसी के लोग शहीद हुए। मैंने मुतअद्दिद दफा ये बात कही है कि जहाँ पे मादनियात होते हैं वहाँ दहशतगर्द पहले आते हैं, फिर हमारे बेचारे बच्चे पाकिस्तान के फौजी, पुलिस, एफसी जो भी हो उनको मार दिया जाता है, और फिर जो इलाका गैर हो जाता है, इलाका बंद हो जाता है 20-25 साल के लिए। वहां से फिर भी क्या नाम है, नेफ्राइट भी निकलता है, क्रोमाइट भी निकलता है, तेन भी निकलता है, सोना भी निकलता है, लेकिन वो इलाके सिविलियंस के लिए बंद हो जाते हैं। अब इशू इस वक्त ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे कामयाब सियासतदान, पाकिस्तान का सबसे मुखलिस सियासतदान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब एक बंदा नहीं कर सकता। इट इज 92 MNAs KPK में, तकरीबन 100 MPs पंजाब में, तकरीबन 90 MPs KP में, क्योंकि सिंध में और माशाल्लाह बलूचिस्तान में तो उन्होंने हम सब कुछ छीन लिया, AJK GB की, तो हम बात ही नहीं करते। नहीं करके शंदाना साहिबा, नहीं, मैं इशू पे आ रही हूँ। हाँ जी। कि इस वक्त वी आर इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस। 250-300 इलेक्टेड बंदा है अगेंस्ट द एंटायर माइट ऑफ जो बाइडेन्स लेफ्ट ओवर एंड बाजवाज लेफ्ट ओवर टीम इन पाकिस्तान। जो बातें आज जुनैद अकबर ने की हैं वो ऑन द स्पॉट हैं, और वो एसेंशियली उसने सादा लैंग्वेज में कहा है इनफ इज इनफ। अच्छा। तो अब जो भी होना है लोग उसके लिए तैयार हो जाइए। हमारा प्लान तो बहुत पहले भी था, 2 महीने पहले था, जब इंतजार पंजुता साहब को उठा लिया गया था। उस जमाने में खान साहब ने, हमें सुनने में आया कि जेल में ये बात डिस्कस हुई थी कि अब सब कुछ जो अरेस्ट होगा उसके लिए KP से जितनी सड़कें, जितनी हाईवेज, मोटरवेज, एक्सप्रेसवेज हैं, फिर अब हमसे मत तमीज एक्सपेक्ट करे। अगर आप हमारे लोगों के सर फाड़ेंगे, उनको स्नाइपर शॉट करेंगे, अच्छा, तो हमारा इतना हक है। इस पे तो मैं आता हूँ शंदाना साहबा, लेकिन ये बड़ी अहम चीज है। देखिए, मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि मैं तहरीक इंसाफ के जो गड़े मुर्दे हैं उनको उखाड़ के बाहर कर दूं और बताऊंगा जनाब देखिए तहरीक इंसाफ कितनी वल्नरेबल पार्टी है। नो, इट्स अ स्ट्रांग पार्टी। इट हैज बीन एबल टू फेस द wrath ऑफ द स्टेट सिंस लॉन्ग, वो तो हम देख रहे हैं। बट प्रॉब्लम सर, बाइडेन, the state is not corrupt. Biden's team is corrupt. ठीक है, बाइडन कह लें, स्टेट मशीनरी कह लें आप, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब हो ये रहा है कि देयर वर मोल्स, और आपको याद होगा, आप शहरियार अफरीदी, इससे पहले इनफैक्ट ये आपके जो है शेर अफजल मरवत, ये भी पहले निशानदेही कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ को कुछ अपनों ने भी नुकसान पहुंचाया है। अब इमरान खान का अली अमीन गंडापुर को बगैर एतमाद में लिए, बगैर बताए हटा देना सदारत से, फिर एक ऐसे पुराने स्टॉलवर्ट को लेके आना जो बड़ी फोर्सफुली आके अपनी बात को असर्ट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बताता तो है कि तहरीक इंसाफ ने भी करवट ली है। उसको भी समझ आई है कि नहीं, पहले वाली पॉलिसी या पहले वाले लोग जो थे वो शायद सूरत हाल को संभाल नहीं पाए। वी नीड न्यू पीपल। शंदाना जी। जी 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 जी, आप सवाल सुन पाई मेरा? जी बिल्कुल सुन पाइए। थोड़ा सा कोई आजकल वाईफाई में मसला है, आवाज पूरी नहीं आ जाती, लेकिन मैंने सुन लिया। देखिए, जुनैद अकबर ने जो बातें भी कही है ना, वो एक से एक ठीक कही है। जुनैद अकबर खान का एक खिलाड़ी है, पुराना खिलाड़ी है, सिंपल खिलाड़ी है, इंग्लिश मीडियम नहीं है, उर्दू मीडियम नहीं है, पश्तो मीडियम है, एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। वो खान के साथ 30 साल से खड़ा है। वो ऐसा है, मैंने जो 30 साल में उसके पास अपनी गाड़ी नहीं है, तो आप खुद सोच लें कि वो किस किस्म का पाकिस्तानी है। वो जिसे नहीं कहते एक आम पाकिस्तानी है, मर्द मोमिन है, मर्द हक है, इमरान खान के रस्तों पे चल रहा है। अब आपने कहा कि खान साहब ने उसको बगैर पूछे, अली अमीन को बगैर बताए रिप्लेस कर दिया सूबाई सतह पे जुनैद अकबर के साथ। इतना मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि जुनैद अकबर झूठा इंसान नहीं है। वो गुस्सेनाक है, गैरतमंद है, झूठा नहीं है। उसकी 2-3 मुतवातिर ट्वीट्स आई, क्योंकि मैं तो जेल में मिली नहीं हूँ खान साहब से, हमें तो वही पता चलता है जो सोशल मीडिया होता है, पार्टी में होता है। पार्टी में ये बात डिस्कस नहीं हुई क्योंकि वो तो फिर सेशन खत्म हो चुका था, ज्वाइंट सेशन हो चुका था। उसने खुद कहा है जुनैद अकबर ने कि खान साहब ने अली अमीन के साथ मुशावरत करके उसे एडवाइस लेके ये स्टेप लिया। सो आई थिंक, मैं नहीं कह रही कि आप कब्र में हमारे वो ना निकाले स्केलेटन, मैं तो जी वो बंदा कह दूं कि सबके स्केलेटन निकालो, पिछले 77 साल से निकालो, एक स्केलेटन निकालो, ये मुल्क तभी ठीक होगा। और अगर PTI में भी चोर बैठे हैं, अगर आपको याद है मैं आपके पुराने शोज में बात कहती थी ड्यूरिंग आर गवर्नमेंट, तरीन और अलीम के बारे में, अच्छा जो चोर है उसको निकालो, तो वो तो चले गए। अगर तो जी अली, ये तो बात ठीक है, लेकिन सूरत हाल ये है कि अब जो बात कह रहे हैं जुनैद अकबर साहब, अगर वो ठीक है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो ठीक है, और वैसे लग भी रहा है कि वो ठीक है, तो इसका मतलब है 8 फरवरी से लेके, बल्कि उससे चले जाए पीछे 9 मई से लेके अब तक तहरीक इंसाफ को अगर नुकसान पहुंचा है तो उसमें कहीं अपनों का भी हाथ है। ये तो बहुत बड़ा एक चार्जशीट है, और मुझे लगता है, आपको नहीं लगता कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए? इसमें तो अली अमीन गंडापुर साहब भी कहीं इम्प्लीकेट होते हैं। फिर गालिबन हमारा राब्ता जो है वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है।
ये सूरत हाल पाकिस्तान की इस वक्त है नाज़रीन। ये तो चूँकि मौजू ये नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से मौजूदा हुकूमत ने जो हमें इंटरनेट दिया है ना, वो भी कमाल है। यानी इस वक्त दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। चैट जीपीटी के बाद जो है वो चाइना ने डीप सीक मुतारिफ करवाया है, जिसने आते साथ ही अमेरिका की इकॉनमी को $1 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचाया है। दुनिया एआई की तरफ जा रही है और आज पाकिस्तान की हालत ये है कि जो बुलंदोबांग दावे करते हैं, हम इंटरनेट के स्काइप के ऊपर बात नहीं कर सकते। खैर, बहुत शुक्रिया चंदाना जी आपका। दोस्तों, पाकिस्तान की अदालती तारीख एक अनोखे मोड़ पर आ गई। इंसाफ करने वाले मुंसिफ अब खुद इंसाफ को तलाश कर रहे हैं, अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त हुकूमत और अदलिया में एक नया तनाज़ा जन्म ले चुका है। तनाज़े की वजह इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खदशात यह है कि हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट से एक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाकर इन्हीं जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना चाहती है। इसी खदशे के पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा है। इस तहलका खेज खत की एक खास बात यह भी है कि खत लिखने वालों के नाम तो 7 हैं, लेकिन दस्तखत सिर्फ 5 ने किए। एक और ख़ास बात यह है कि इन्हीं 5 जजेस ने गुज़िश्ता साल मार्च में भी एक खत लिखा था और अदालती उमूर में एजेंसियों की मदाखलत की शिकायत की। हालिया खत की बुनियाद चंद खबरों को बनाया गया है। जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। एक खबर तो ये थी कि जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा रहा है, और इससे जुड़ी दूसरी खबर ये थी कि मुल्क की किसी और हाई कोर्ट से कोई सीनियर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जाएगा और फिर उसी जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरफराज डोगर का नाम सामने आ रहा है। लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी में जस्टिस सरफराज डोगर 15वें नंबर पर, लेकिन अगर इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जाता है तो वहां वो सीनियर मोस्ट हो जाएंगे। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को खत लिखा और कहा है कि किसी दूसरी हाई कोर्ट से कोई जज इस्लामाबाद कोर्ट लाया गया तो वो सीनियर मोस्ट नहीं बल्कि जूनियर मोस्ट तस्वुर किया जाएगा। खत में जजेस ने लिखा है कि एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट कोई जज भेजना हो तो ऐसा आइन के आर्टिकल 200 के तहत होता है। इस आर्टिकल की ज़ैली शिक कहती है कि एक हाई कोर्ट के जज को दूसरी हाई कोर्ट में भेजने का इख्तियार सिर्फ सदर मुमलिकत को है, और सदर उसी सूरत ऐसा कर सकते हैं जब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मशावरत कर लें। जजेस ने खत में लिखा, खबरों में जिस तबादले का जिक्र हो रहा है ये इसी सूरत हो सकता है कि सदर पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मशावरत करे, फिर उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मशावरत करे जहां से जज को ट्रांसफर किया जा रहा है, और जज को जहां भेजा जा रहा है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मशावरत करे। जजेस ने लिखा कि जज ट्रांसफर करने के लिए सदर या इंतजामिया तहरीरी तौर पर मजबूत वजूहात देंगे। अगर ऐसा न किया तो मौजूदा चीफ जस्टिस की राय ही कबूल करना होगी। जजेस ने खत में चीफ जस्टिस पर जोर दिया कि सदर को ऐसे किसी भी ट्रांसफर का मशवरा न दें। खत में लिखा गया कि हाई कोर्ट में जो जज तैनात किए जाते हैं वो जजेस आइन के आर्टिकल 194 के तहत हल्फ उठाते हैं। अगर किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी में भेजा जाए तो उसे नए सिरे से हल्फ उठाना होगा, और इसकी सीनियरिटी का तयन उस तारीख से होगा जिस तारीख से उसने हाई कोर्ट में काम शुरू किया। इसलिए अगर किसी दूसरी हाई कोर्ट से जज आया तो वो सीनियरिटी लिस्ट में सबसे आखिर में होगा, इस बात के बावजूद कि वो किसी और हाई कोर्ट में पहले से ही खिदमत अंजाम दे रहा हो। जजेस ने लिखा, अगर इन रिपोर्ट्स में कोई सदाकत है कि लाहौर हाई कोर्ट से जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजा जा रहा है और इस तबादले का मकसद ट्रांसफर शुदा जज को चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए अहल समझा जाना है, तो ये आइन के साथ धोखा है। इस खत पर जिन 5 जजेस ने दस्तखत किए हैं इनके नाम हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मोहम्मद तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज। इन्हीं 5 जजेस और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने गुज़िश्ता साल ये खत भी लिखा था कि इन्हें अदालती मामलात में एजेंसियों की मदाखलत का सामना है। जजेस के खदशात और सवालात की ऐसी ही कहानी सुप्रीम कोर्ट में भी दिखाई देती। कभी आईनी बेंचेस और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर ना होने पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी चीफ जस्टिस को खत लिखते। कभी जस्टिस मंसूर अली शाह ये शिकायत करते हैं कि कमेटी मेंबर होने के बावजूद इन्हें जजेस कमेटी इजलास का बताया क्यों ना गया। कभी इख्तियारात का तवाजुन बिगड़ने का शिकवा किया जाता है। कभी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर जजेस में तफरीक पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जजेस की आवाज़ें कौन सुनेगा? हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कानूनी माहिर होंगे इस मुख्तसर वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद हाजिर है नाज़रीन। इससे पहले जो मौजूद डिस्कस हो रहा था उस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान जनाब रियासत अली आज़ाद साहब ने और सीनियर कानूनदान जनाब अजहर सिद्दीक साहब ने। दोनों का इंतहाई मशकूर हूँ। रियासत अली आज़ाद साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने जो खत लिखा है सर, अब वो जो बुनियादी नुकता है कि आप इनको आइन के तहत ट्रांसफर कर सकते हैं मगर वो सीनियर मोस्ट जज नहीं होंगे, एक। दूसरा ये कि आपको तमाम रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से सदर पाकिस्तान को मुशावरत भी करना पड़ेगी। अच्छा, ये इस्तदलाल कितना मजबूत है, ये मौकफ कितना मजबूत है इनका? मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने 26वीं तरमीम की थी, जिसको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो एक अमेंडमेंट नहीं थी, वो एक वारदात थी। अब उस वारदात को भी ये नहीं मानते। रीज़न ये कि जब किसी भी दीगर सूबे की तैनाती होती जज साहबान की, तो जो जुडिशल कमीशन का इजलास होता है उसमें सीनियर प्यूने जज और चीफ जस्टिस दोनों बैठते हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक सीनियर प्यूने जज साहब को उन्होंने निकाल दिया है। अब उसके अंदर जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल था, जो PLD सुप्रीम कोर्ट 1996 अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में सीनियरिटी का प्रिंसिपल था, वो तो खैर दफन हो गया। लेकिन अब ये दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये एक वारदात करना चाह रहे हो, उसकी रीज़न क्या है कि देखिए आइन के अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल 200 के तहत कि किसी भी जज को आप उसकी कंसेंट के साथ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के साथ आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते। अब वो उसको ला के फिर 26वीं तरमीम में, चूँकि 26वीं तरमीम में तो ये लिखा गया कि जो मोस्ट 3 सीनियर जजेस होंगे उनमें से चीफ जस्टिस लगाया जाए, तो इस्लामाबाद में तो 3 मोस्ट सीनियर जजेस हैं, उनमें से लगाया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वो उसको एज ए जज भी जो लेके जा रहे हैं, हमने तो उसको भी अपोज किया कि वहाँ के जजेस में क्या कमी है, इसलिए कि वो आइन और कानून की बात करते हैं, इसलिए कि वो आज़ाद मंच है, इसलिए कि उन्होंने एक ख़त लिखा कि अदलिया के अंदर इंटरफेरेंस है और जिसकी वजह से फिर पूरे मुल्क का निज़ाम बदल गया। फिर ये 26वीं तरमीम आ गई और अब उन्होंने जो दूसरा ख़त लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। उसके अंदर है कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए। जिस जजमेंट का मैंने जिक्र किया है 96 सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर है कि अगर कंसल्टेशन भी होगी तो वो मीनिंगफुल हो, जो नहीं हुई। अब इस तरीके से अगर अदलिया को आपने मनूवर करना है तो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उसके खिलाफ, या हमारा स्टांस आपके सामने, वी आर क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, ठीक है। मैं अजहर सिद्दीक साहब, सर आपका क्या कहना है? इससे पहले भी खत लिखा जा चुका था माफियादारों की मदाखलत के हवाले से, इन्हीं जजेस ने खत लिखा, अब भी जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर उन्होंने खत लिखा है। ये मामला खतूत तक रहेगा या इस बहरान का कोई हल भी निकल सकता है? देखिए, 26वीं आईनी तरमीम में आपको पता है कि अदालतों में चैलेंज की हुई है, मैंने भी चैलेंज की हुई है, और उसके नतीजे में ये जितनी भी तकर्रियाँ हैं ना, ये तकर्रियाँ बच नहीं सकेंगी माँ सिवाय इस बात के हवाले से। मिसाल के तौर पर कुछ फैसले होंगे, उसे हम पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन का प्रिंसिपल कहते हैं, लेकिन जहाँ तक ये तकर्रियाँ हैं, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रियाँ देखें, हाई कोर्ट के जजेस की तकर्रियाँ समझे, या अगर ये तकर्रियाँ मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तकर्रियाँ आती हैं, अगर 26वीं आईनी तरमीम को हमारी सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे देती है तो ये तमाम की तमाम तकर्रियाँ ग्राउंड पे चली जाएंगी। प्रिंसिपल चूँकि वजह ये है कि यहाँ सीनियरिटी का प्रिंसिपल या बाकी चीज़ें सारी वो अपनी जगह पर तो कायम है अल जिहाद ट्रस्ट का, लेकिन आइन में तरमीम करके उसका इफ़ेक्ट ख़त्म करने की कोशिश की गई है, और उसका इफ़ेक्ट अब यही वजह है कि ये सारा जो कुछ सामने आ रहा है। लेकिन मैं इसको ठहरता हुआ नहीं देख रहा। मैं समझ रहा हूँ कि वक्ती तौर पर जो फ़ायदे लेने थे, जो एडवांटेज लेने थे, जो टारगेट सेट किया था हुकूमत वक्त ने या कुछ और लोगों ने, वो अपने अभी वक्ती तौर पर वो टारगेट अचीव कर रही है, लेकिन इसकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो मैं नहीं समझ रहा कि ठहर सके। कितना ज़बरदस्त वकला का आज कन्वेंशन हुआ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और खुल के आवाज़ें उठी हैं, एक एक चीज़ सामने आई है। तो मैं जो देख रहा हूँ ना, आगे सड़कों पर भी देख रहा हूँ वकला को, और आईनी जंग जो है अब फाइनल कब होनी है वो बड़ा एक बारीक सवाल समझना है आपने। ठीक है। अच्छा राज़ी, इससे पहले आपने अल जिहाद ट्रस्ट का जिक्र किया था, इसकी खिलाफ वर्जी तो खैर पहले भी कई दफ़ा की जा चुकी है। अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की बात नहीं मानी जाती है तो क्या इन जजेस के पास ये इख्तियार है कि ये पिटिशन लेके सुप्रीम कोर्ट चले जाए, या फिर कानून इनको रोकेगा? नहीं, वो तो पिटीशन नहीं दायर करेंगे, ये तो बार एसोसिएशन जो है वो दायर करती। लेकिन एक चीज़ बड़ी
वो तशवीशनाक होगी। चूँकि जजेस साहबान के अंदर, चूँकि मेरी मीटिंग भी हुई है, तो तमाम जजेस साहबान के अंदर इस पे बहुत तशवीश है। देखिए, हाई कोर्ट को आपने फंक्शन करना है, आप एक बाहर से इम्पोज करते एक जज साहब को इम्पोर्ट करके लेके जा रहे हैं। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने लगाना है तो उन्हीं जजेस में से लगाओ। आप बाकी चारों सूबों में उन्हीं हाई कोर्ट्स में से जज लगाते। अब आप लाहौर से जो 15 नंबर सीरियल पे हैं उनको उठा के लाहौर में आप उनको लाना चाह रहे हैं। वो जो जज साहब मौसूफ है, हमारा उनसे बड़ा दरख्वास्त है, हम उनसे माजरत करते हैं कि आप तशरीफ़ ना लाएं। जो इंसाफ की तोपें आपने लाहौर हाई कोर्ट में चलाएंगे उनकी वहाँ ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ जजेस बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और इस मुल्क के अंदर आइन और कानून जो कि इस वक्त नहीं है, हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून हो और रूल ऑफ लॉ हो। लिहाजा बाहर से जजेस ना लिए जाए, उन्हीं जजेस में से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस जो है उनको तैनात किया जाए। लेकिन अच्छा मसला सर ये है कि इन्हीं जजेस ने पहले भी ख़त लिखा था और इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि खुफिया इदारे मदाखलत करते हैं हमारे काम में, तशद्दुद की बात की थी, धौंस तक की इन्होंने जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया था। कोई एक्शन सामने नहीं आया। क्या वजह है सर कि इतने संगीन इल्ज़ाम के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया था? रियासत साहब, उस मामले की कोई खैर खबर है? वो कहाँ तक पहुँचा? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी। उस पर हेयरिंग भी हुई, लेकिन काजी साहब जो कि चीफ जस्टिस थे उस वक्त, उन्हें चाहिए था कि वो अपने इदारे के साथ खड़े होते, आज़ाद अदलिया का दिफा करते, जो आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 के अंदर प्रोवाइडेड था, जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर थी, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रिंसिपल था, उसके साथ खड़े होते। बल्कि उन्होंने क्या किया, खड़े होने के बजाय उन्होंने सहूलतकारी का काम किया और वो केस एक दफ़ा सुनने के बाद मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो दफन हो गया है, गुम हो गया है। हम भी उसको ढूंढ रहे हैं और मीडिया पे ये दरख्वास्त भी करते हैं कि उस केस को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में फिक्स किया जाए। अच्छा रियासत साहब, हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी खतूत लिख रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी खतूत लिख रहे हैं। इससे पहले जब कभी जजेस पे या अदलिया पे कड़ा वक्त आता था, वकला अदलिया के साथ खड़े होते थे और एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे सामने आते थे। अब ये हम देख रहे हैं कि वकला इस बार वो मोमेंटम नहीं बना पा रहे। खत का मामला भी काफ़ी पुराना हो चुका है, अब तक उस पर वकला भी कोई ख़ास एक्शन नहीं ले पाए। सर, आप पहले आप जजेस के साथ खड़े होकर दबाव डालने में कामयाब हो जाते थे, अब लग रहा है कि हुकूमत भी नहीं सुन रही जजेस की, वकला में भी आपस में इत्तफाक जो है वो नज़र नहीं आ रहा। क्या वजह है सर, वकला इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे? देखिए, आप वकला तहरीक का कंपैरिजन करते हैं मुशर्रफ वाली तहरीक में, जो वकला तहरीक थी उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें एक मार्शल आर्ट डिक्टेटर था और दूसरी तरफ सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साइड पे थी, वकला सारे एक साइड पे थे। अब जो हुकूमत में पॉलिटिकल पार्टीज बैठी, उनके वकला उनके साथ है, तो हमारे अंदर इस हद तक ये डिवीज़न ज़रूर है। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द लॉयर है, जो बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस हैं, हम एक पेज पे हैं। और आपने देखा कि हमने पेशावर में भी कन्वेंशन किया, ऑल पाकिस्तान लॉयर, हमने इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा कन्वेंशन किया, कराची में किया, लाहौर में किया, आज फिर लाहौर में था, आज मैं लाहौर ही में मौजूद भी हूँ उस कन्वेंशन में अपना इज़हार ख्याल करने के बाद। तो आपको ये भी एक तहरीक की सूरत है और इंशाअल्लाह 10 तारीख को इस्लामाबाद के अंदर भी एक हमारा अभी ऐलान होना है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए ऑल पाकिस्तान लॉयर्स को जो है वो कॉल दी जाएगी। तो तहरीक तो हमारी जारी है। लिहाजा जो आप समझते हैं ना कि जैसे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी खिताब करने के लिए जाते थे, वो डिपोज चीफ जस्टिस थे, तो उस वक्त लॉयर्स उनके साथ चलते थे। तो आज वो सूरत हाल नहीं, जजेस तो काम कर रहे हैं लेकिन जजेस के अंदर भी इत्तफाक नहीं है। उनकी ना इत्तफाकी की वजह से भी आज़ाद अदलिया को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा है। ठीक है, अली आज़ाद साहब बहुत शुक्रिया आपका। अजहर सिद्दीक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन पर सवालात उठ रहे, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर है नाज़रीन। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस और ना ही कोई मीडिया टॉक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मुल्क में होने वाले सबसे अहम और बड़े इवेंट के लिए 15 रुकनी मुतनाज़े टीम का ऐलान कर दिया।
टीम में 5 बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर्स, 2 विकेट कीपर बल्लेबाज और 1 स्पिनर और 4 फास्ट बॉलर्स को शामिल किया गया। लेकिन इस टीम में शादाब खान शामिल हुए और ना सिलेक्टर्स के नज़र में इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक आए, लेकिन इनकी मेहरबान आंखों ने सऊद शकील, फ़खर जमान, फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह शामिल को देख लिया। एक बार फिर से रिवायत दोहराई गई है, यानी जो पाकिस्तानी टीम में परफॉर्म नहीं कर रहे उनका नाम चैंपियंस ट्रॉफी में आना हैरत अंगेज है। कौमी क्रिकेटर इमामुल हक ने सोशल मीडिया पर मानी खेज पैगाम दिया है। अपनी ट्वीट में इमामुल हक का कहना था कि नतीजा मेरी तवक्को के मुताबिक नहीं है, लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, यही ज़िंदगी है। उन्होंने कहा कि सब कुछ यही है कि हर मुश्किल के साथ आगे बढ़ना है और ख़ुद को मजबूत बनाना है, और सबसे अहम सब्र और अल्लाह पर भरोसा है। टीम में वापस आने वाले खिलाड़ियों के हालिया करियर पर नज़र डाली जाए तो फ़खर जमान जून 2024 से बीमारी और इंजरी की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर थे और उन्होंने आखिरी वनडे इंटरनेशनल नवंबर 2023 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। फ़हीम अशरफ ने अपना 34वां और आखिरी वनडे इंटरनेशनल सितंबर 2023 में खेला था, जबकि खुशदिल शाह ने आखिरी बार अगस्त 2022 में वनडे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सवाल यह है कि तैयब ताहिर जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में टॉप 15 में भी नहीं है, उनका नाम आना खुद सिलेक्शन कमेटी पर सवाल है। उस्मान खान जो T20 के खिलाड़ी नहीं हैं, इन्हें वनडे स्क्वाड का हिस्सा बनाना भी कई सवालात को जन्म देता है। बात करेंगे इस हवाले से। साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेट एक्सपर्ट जनाब मिर्जा इकबाल बेग साहब। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एंकर पर्सन तजनिगार जनाब याहिया हुसैनी साहब। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा साहब, आप इस सिलेक्शन को किस तरह देखते हैं सर? जिस तरह से इस पे उंगलियां उठ रही हैं, इसको मुतनाज़े कहा जा रहा है, आपको लगता है कि जानबूझ के इग्नोर किया गया है अच्छे प्लेयर्स को? बहुत शुक्रिया अली। जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि कोई नहीं हुई कि सवाल जवाब होते, इतनी अखलाकी जरूरत नहीं थी। ये पेड सेलेक्टर्स हैं, ये फी सबीलिल्लाह काम नहीं कर रहे, इनको माहाना लाखों रुपए तनख्वाहें मिल रही है इस सिलेक्शन कमेटी को, और सिलेक्शन कमेटी सामना करने से कतरा रही है मीडिया का। और क्या हुआ, जब शोर मचा तो असद शफीक जो सिलेक्टर है, जो अपनी क्रिकेट छोड़कर 12-13 लाख रुपए माहाना पर भर्ती हो गए, उन मैसेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चला दिया। मिर्जा साहब आखिर जी कंटिन्यू। बड़े कॉम्पिटेंट आदमी है जी प्लीज सर। आकिब जावेद बड़े कॉम्पिटेंट आदमी है। अब आपको मेरी आवाज आ रही है सर? क्लियर आ रही है सर। मैंने कहा आकिब जावेद इतने कॉम्पिटेंट हैं और उनके साथ कौन लोग सिलेक्टर लगे? हसन चीमा साहब जो डाटा एनालिस्ट हैं, कौन सा डाटा दे रहे हैं? क्या उनको नजर नहीं आया? अभी अली हैदर ने सारे स्टैट्स बता दिए, मेरे पास भी यही स्टैट्स हैं। तो ये लोग किस बात की सिलेक्शन कमेटी में? मैं समझता हूँ फ़हीम अशरफ जो है पैराशूट के जरिए कूदे, अगर वो इतने अच्छे थे तो उनको ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के टूर पर ले जाया जाता। और अगर खुशदिल शाह इतने अच्छे थे तो उनको टीम अगर वो टॉप 10 बैट्समैनों में भी नहीं है खुशदिल शाह, उनमें तो इफ्तिखार अहमद आते। आपने किस परफॉर्मेंस, और अभी आपने इमामुल हक के ट्वीट माने खेज ट्वीट का जिक्र किया, आपकी नजर से आमिर जमाल का नहीं गुजरा कि बिट्रेयल हैज नो लैंग्वेज। तो इसका मतलब यह हुआ कि खिलाड़ी दिल बर्दाश्ता है, टीम का जो इंतखाब करने वाले हैं वो खामोश है। लेकिन अली मेरी छठी हिस्स कह रही है कि 11 फरवरी से पहले पाकिस्तानी टीम में तब्दीली होगी। फ़हीम अशरफ जिनका ताल्लुक जो है, जी हाँ आप देखिए 11 फरवरी से पहले टीम में तब्दीली हो सकती क्योंकि वो डेडलाइन है। और फ़हीम अशरफ का ताल्लुक जो है वो भाई फेरू, जिसका अब नया नाम जो है वो फूल नगर है, वहां से है। और वहां से राना इकबाल साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मुंतखब हुए, पंजाब असेंबली के स्पीकर बने और उनकी रिश्तेदारी है फ़हीम अशरफ से। और आपने कुछ अरसा पहले देखा होगा, 1-1.5 साल पहले के फ़हीम अशरफ ने जाकर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की और तस्वीर भी ट्वीट कर दी। तो सियासी बुनियादों पर खिलाड़ियों को टीम में नहीं लाना चाहिए, मेरिट की बुनियाद पर लाना चाहिए। अगर मेरिट का कत्लेआम होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज अली। वो तो ऐसे ही लग रहा है मिर्जा साहब। याहिया हुसैनी साहब, जो टीम की सिलेक्शन हुई है, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ, अबरार अहमद, आपको क्या लगता है कि वाकई इनकी टीम में जगह बनती थी? देखिए बात दरअसल ये है कि किसी ना किसी को तो टीम में होना था। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमने अपने स्क्वाड का ऐलान किया है और 7 टीमों ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया था और हमने सबसे आखिर में जो है वो टीम का ऐलान किया है। और टीम का ऐलान होने के चंद सेकंड बाद ही जो क्रिकेट पंडित हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो तज्जियाकार हैं,
उन्होंने हैरानगी का इजहार किया है कि भाई ये टीम में वो खिलाड़ी कहाँ हैं जिनके साथ आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में, जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में हराया, वो तो नहीं है जिनके साथ आप जीते हैं। वो जो इन मैचों को टेलीविजन पर बैठकर घर पर देख रहे थे, वो टीम में आ गए हैं पैराशूट से, तो लोगों को समझ नहीं आई है सिलेक्शन की। अब कहा यह जा रहा है कि जी ये बेस्ट टीम है, तो बेस्ट टीम है तो हमारी बेस्ट विशेस है। ठीक ठीक। अच्छा, तो मिर्जा साहब आपको क्या लगता है कि इसके पीछे अगर हम लेट से एक लम्हे के लिए हम ये ना सोचें कि इसमें कोई बदनीयती है, हम सोचें कि एरर ऑफ जजमेंट है, तो ये एरर ऑफ जजमेंट कहीं इस वजह से तो नहीं कि पाकिस्तान की कंडीशंस मुख्तलिफ हैं, यहाँ की कंडीशन के हिसाब से मुख्तलिफ खिलाड़ियों को होना चाहिए? नहीं, एरर ऑफ जजमेंट आप नहीं कह सकते अली। ये इन्होंने अपनी फेवरेटिज्म आप इसे कहें कि पसंद नापसंद, अच्छा। जिसके जो करीब है, जिसकी जहां पर्ची लगती है वो कामयाब है। और आपने कहा, जिस तरह याया कह रहे थे कि आखिर में हमने ऐलान किया, तो वो मुनीर नियाजी ने कहा है ना कि हमेशा देर कर देता हूं मैं, कोई बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा देर कर देता है। पिछले साल भी इन्होंने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान आखिर में किया। चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी का इनपुट आया, उन्होंने कुछ तब्दीलियां की। उससे पहले 2023 के 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में इन्होंने टीम का ऐलान आखिर में किया। ये एरर ऑफ जजमेंट नहीं है, ये बददियानती है। अगर मैं इसको दूसरे उर्दू में सही लफ्जों में कहूं, ये बददियानती है। उन क्रिकेटर्स के साथ ज्यादती है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी परफॉर्मेंस देकर इस आस और इस उम्मीद पर होते हैं कि वो पाकिस्तान की सब कैप अपने सर पर सजाएंगे। उस्मान खान 18 T20 खेले, 15 का उनका एवरेज है। ओडीआई में वो कहां से आ गए, कहां से वो विकेट कीपर बैट्समैन बन गए? हसीबुल्लाह ने क्या बिगाड़ा है, मोहम्मद हारिस ने क्या बिगाड़ा है, रोहेल नजीर ने क्या बिगाड़ा है? यंगस्टर्स को छोड़कर हम 30 साल उस्मान खान की तरफ जा रहे हैं। 32 साल के हो जाएंगे जुलाई में। आपके तैयब ताहिर 3 वनडे खेले, आपने उनको रखा हुआ है। समझ में नहीं आता। फहीम अशरफ टीम में आ गए। ये टीम इतनी मुतवाजिन नहीं है मेरी नजर में। सही सही। याया हुसैनी साहब, नौमान अली, साजिद खान, इन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी सर। तो ये जो अब अबरार अहमद है, आपको लगता है कि ये मतलब इनको क्यों लगा सिलेक्टर्स को कि वो बेहतर स्पिनर हैं बाकी दोनों से? सर, अगर आपका सवाल वहां पर मैं मान लेता और वहां पर आपका सवाल जो है वो समझ आता अगर हम टेस्ट मैच खेल रहे होते। आपको याद रखने की जरूरत है कि हम नुमान और साजिद के साथ टेस्ट मैच में जो है वो कामयाबी हासिल करते हैं, वो वनडे क्रिकेट नहीं खेलते। और जो खिलाड़ी वनडे क्रिकेट खेल रहे थे, सुफियान मुकीम को हमने मौका दिया, फैसल अकरम को हमने मौका दिया, अबरार जिस तरह आपने नाम लिया, तो जो खिलाड़ी वाइट बॉल क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे थे उनको हमने नहीं लिया। आप बात कर रहे हैं नुमान और साजिद की कि आप उनको टेस्ट मैच से वनडे टीम में डाल देते। बहरहाल आपने पार्ट टाइमर के साथ जाने का फैसला किया है। सलमान आगा वो प्रॉपर जो है वो स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है, पार्ट टाइमर है, ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है। उसके बाद आपने खुशदिल शाह जो कि 2022 के बाद टीम में आए हैं, उनको ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं और सिर्फ 2 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी विकेटें हैं। तो इन चीज़ों से आप अंदाज़ा कर लीजिए कितनी अर्करेजी की है सिलेक्शन कमेटी ने, कितनी संजीदगी का मुजाहरा किया है और कितनी मेहनत के साथ ये टीम बनाई है। ठीक है। मिर्जा साहब, लेकिन अली जी सर, मैं ये कह रहा हूँ, डाटा एनालिस्ट कहाँ गया? हाँ, डाटा एनालिस्ट कहाँ गया? या कह रहे ना 2 विकेटें हैं, उसको नजर नहीं आई डाटा एनालिस्ट को? ही इज बीइंग पेड बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो उसको नजर नहीं आया इन खिलाड़ियों का क्या डाटा है? ये डाटा तो मैं, आप और या सब लोग निकाल सकते हैं, तो क्या फायदा है ऐसे डाटा एनालिस्ट का? तो मिर्जा साहब, क्या लगता है आपको कि ये टीम मतलब क्या परफॉर्म करेगी सर, और ये तब जवाब क्या देंगे हमें? देखिए, बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरी आपकी हर एक की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। आपका पहले ही मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है कराची में। आप 5 फास्ट बॉलर्स आपने लिए, अगर आप उसको फहीम अशरफ को भी इंक्लूड कर लें, एक रेगुलर स्पिनर के साथ आप जा रहे हैं। आप पार्ट टाइमर्स के साथ खुशदिल शाह से क्या बॉलिंग कराएंगे, सलमान अली आगा से? बज़ाहिर पाकिस्तान के इम्कानात इतने ज्यादा रोशन नजर नहीं आते। अल्लाह करे ये न्यूजीलैंड से जीत जाए, खुदा ना खास्ता न्यूजीलैंड से हम हारते हैं तो अगला मैच हमारा भारत से जो बांग्लादेश से खेल कर आ रहा होगा, और फिर वो मैच अगर हम खुदा ना खास्ता ऊपर नीचे होता है तो फिर हम बाहर हो जाएंगे टूर्नामेंट से। इसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? सिलेक्शन कमेटी कबूल करेगी, चेयरमैन साहब कबूल करेंगे। चेयरमैन साहब तो ये कहते हैं उन्हें क्रिकेट का पता ही नहीं है। हाँ, वो तो कहते हैं हमें पता नहीं है सर, फिर पता नहीं किसको पता है। याया हुसैनी साहब, आपको क्या उम्मीद है सर इस सिलेक्शन से? देखिए, बात दरअसल ये है कि
जब भी हमारी टीम किसी बड़े टूर्नामेंट में खेलने के लिए मैदान में उतरती है, हम लोग सजदे में चले जाते हैं। सज्जाद अली का वो गाना है ना कि सजदे में जाके हाथ उठा के दुआ करो, तो अब दुआओं का वक्त है, क्योंकि जो काम सिलेक्शन कमेटी ने किया है, जो सोच क्रिकेट बोर्ड याहिया साहब, आई विश मेरे पास मजीद वक्त होता है। इंतहाई मशकूर हूँ आपका, आपने वक्त दिया। मिर्जा साहब, आपका भी बहुत मशकूर हूँ सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।